नमस्कार दोस्तों, आरआरबी जेईई के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, जो आप लोगों को टॉप 30 एमसीक्यू में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। ये देखिए, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सभी जो हैं आरआरबी जेईई के क्वेश्चन हैं जो 2024 में पूछे गए थे। इसके बाद आप लोगों को जितने भी आरआरबी के द्वारा मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, जैसे कि एनटीपीसी, ईएलपी, टेक्नीशियन के भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक तार को जो है उसकी लंबाई का जो है 4 गुना खींच दिया जाए, जबकि उसका जो क्षेत्रफल है उसे जो है बिना बदले, तो उसकी जो प्रतिरोधकता यानी जो रेजिस्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। कि यदि एक तार को उसकी लंबाई का 4 गुना खींचा जाए, उसका जो क्षेत्रफल बदले, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आप लोगों को, जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है, जो रेजिस्टेंस का होता है, यह इक्वल होता है रो एल बाई ए। जो ये रो है यही रेजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है। यह जो है यह मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जो केवल मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर, न कि मटेरियल की लंबाई कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया किस प्रकार का है, इस पर यह डिपेंड नहीं करती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन? रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। तो न तो यह आधी होगी, न तो यह 4 गुनी होगी, न तो यह 2 गुनी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसका जो यूनिट होगा रो का ध्यान रखना है। आर का क्या होता है? रेजिस्टेंस का ओम होता है। इसे जब आप लोग ले जाएंगे तो एक एल से एल कर जाएगा, बचेगा एल, इंटू ओम इंटू मीटर हो जाएगा। ये रजिस्टिविटी का फार्मूला होता है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो रजिस्टेंस था ये बढ़ेगा यदि आप लोगों को क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि लेंथ बढ़ा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो जो उसका प्रतिरोध है यह तो बढ़ेगा, लेकिन जो इसमें क्या पूछा था रेजिस्टिविटी, तो यह इस पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कागज के तल में एक चालक पर विचार करना है, जिसमें जो है धारा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। चालक के बाईं ओर चुंबक क्षेत्र की रेखाओं की जो दिशा है यह क्या होगी आपको बताना है। तो एक कागज के तल में एक चालक पर विचार करना है, जिसमें जो धारा है यह नीचे से ऊपर की ओर जो है फ्लो कर रही है। तो चालक के जो बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होगी, इसे आपको बताना है। तो जो दिशा होगी यह होगी कागज के तल के लंबवत और बाहर की ओर। आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी दिए गए प्रतिरोध नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए शक्ति अपव्यय यानी पावर जो डिसिपेशन है, सबसे अधिक जो वृद्धि है यह निम्न में से किस में होगी आपको बताना है। ये कह रहा है कि जब प्रतिरोध का जो वोल्टता है इसे जो है दोगुना कर दिया जाता है तब, या प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तब, या प्रतिरोध को जो धारा है इसका आधा कर दिया जाए तब, या प्रतिरोध को ही आधा कर दिया जाए तब। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पावर को, यानी जो शक्ति है इसे थोड़ा सा। तो जो पावर का फार्मूला होता है यह होता है V इंटू वाई। एक आप लोगों को इसे याद कर रखना है। और एक हम लोग जानते हैं कि जो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो V को आप रिप्लेस कर दीजिए I इंटू आर से, तो क्या हो जाएगा I, एक ये था, एक ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। एक और यदि आप लोग I को रिप्लेस कर दें तो V बाई आर हो जाएगा। तो I इक्वल टू का हो जाएगा V बाई आर। तो यहाँ से जब आप लोग इसे करोगे तो V स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीनों के तीनों आप लोग इसे याद कर लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि वोल्ट को 2 गुना कर दिया जाए, तो पावर जो है V स्क्वायर अपान आर से देख लेते हैं। तो इसमें जो है कांस्टेंट मान लीजिए, जबकि जो फार्मूला V क्या है 2 गुना, तो एक पावर जो हो जाएगी 2 4 यानी 4 भी हो जाएगा, 4 V स्क्वायर अपान आर।
यानी 4 गुना कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो फिलहाल सबसे अधिक तो इसी में दिख रहा है। उसके बाद हम लोग बी भी देख लेते हैं। जब जो है प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसमें देख लीजिए जब प्रतिरोध को 2 गुना करेंगे तो पावर का जो कंजप्शन है, यानी पावर जो शक्ति अपव्यय है, यह तो बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। तो ये तो नहीं होगा, बचेगा क्या? प्रतिरोध में धारा को आधा कर दिया जाए, तो धारा के भी आप लोग आधा कर देंगे, तब भी तो वह आधा हो जाएगा, तो बचेगा। सी भी नहीं बचेगा क्या? डी, प्रतिरोध को ही आधा कर दे। यदि हाँ, जो पी इंटू वी स्क्वायर अपन आर से यदि आप लोग प्रतिरोध को आधा कर देते हैं तो बाई 2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम्स तो बढ़ जाएगा का। लेकिन जो है इसमें क्या था, 4 टाइम बढ़ रहा था जब वोल्ट को 2 गुना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूछा है सबसे अधिक किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, जो वाट का फार्मूला होता है वी वाई, ये जो मैं आप लोगों को तीनों बताऊँ उसे याद रखना है। जो वाट का यूनिट होता है, एसआई यूनिट, सॉरी वाट मैं कह रहा हूँ, शक्ति के जो, तो वाट ही होता है। जो एसआई यूनिट होती है वाट ही होती है, माफ़ कीजिएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक गोलाकार दर्पण द्वारा आवर्धन जो है +1 के साथ प्रतिबिंब बनाता है, तो निम्न में से कौन सा जो कथन है यह सत्य होगा? तो इसमें +1 दे रहा है तो उत्तल होगा, यानी उत्तल में जो है क्या होता है, एक उत्तल एक अवतल होता है। तो यानी कन्वेक्स में यदि जो है आवर्धन जो है यम यानी प्लस में है, तो जो है हमेशा आभासी रहेगा। और उत्तल में पहली बात कर रहा हूँ, आभासी रहेगा, उसके साथ ही साथ बराबर रहेगा, यानी इक्वल रहेगा, और साथ ही साथ यह जो है वस्तु के बराबर रहेगा और आभासी रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वस्तु के बराबर आभासी रहेगा, ये ध्यान रखना है। और चलिए, जबकि जो उत्तल में हो जाएगा यह हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा और वस्तु के बराबर हो जाएगा, और उल्टा हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तल में, सॉरी अवतल में। जबकि इसमें +1 देते हैं और उत्तल होगा, तो यानी प्रतिबिंब जो है आभासी रहेगा, तो इसमें वास्तविक है। इसमें तो ये नहीं होगा, आभासी है लेकिन वस्तु के आकार का आधा तो नहीं होगा। आभासी वस्तु के बराबर बिल्कुल होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, यदि एक गोलाकार दर्पण के द्वारा बना आवर्धन जो प्लस के साथ प्रतिबिंब बनाता है, तो जो सत्य होगा यहाँ प्रतिबिंब जो है आभासी रहेगा, वस्तु के बराबर रहेगा और साथ ही साथ सीधा रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और किसमें ये रहता है, ये रहेगा उत्तल दर्पण में। जो उत्तल दर्पण है इसी में जो है जो आवर्धन है यह हमेशा जो है, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा आवर्धन से, यह सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर या उससे छोटा बनेगा, न कि बड़ा। वस्तु के बराबर कब बनता है, जब जो वस्तु का प्रतिबिंब है यह फोकस पे बनता है तब। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब फोकस पे बनेगा तभी यह जो है इक्वल होगा। तो यानी यह जो एक दिया है, तो यह जो है जो प्रतिबिंब है यह जो है फोकस पर ही बन रहा होगा। और जबकि उत्तल दर्पण में अगर 2 गुने यानी वक्रता त्रिज्या पे जब बनेगा, तब वह जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोलेनॉइड के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है कि कैसा होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है, केंद्र पर शून्य होता है, किनारे से दूरी के साथ बदलता है, या केंद्र पर अधिकतम और किनारे पर न्यूनतम होता है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र हमेशा जो है बराबर होता है सभी बिंदुओं पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सोलेनॉइड की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं का जो पैटर्न किसके समान होता है, तो होता है क्षण चुंबक के समान, यानी बार मैग्नेट के समान ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, जो अंगूठा है यह दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी गति की दिशा को। जबकि जो इंडेक्स फिंगर होती है, माफ कीजिएगा, इंडेक्स जो फिंगर है यानी तर्जनी जो उंगली है, यह दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जबकि जो मिडिल फिंगर है यह दर्शाती है प्रेरित धारा की दिशा, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें क्या पूछा है, अंगूठा, तो अंगूठा दिखाएगा गति की दिशा को। जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये तर्जनी यानी जो इंडेक्स फिंगर है यह दर्शाएगी। और जबकि जो प्रेरित धारा की दिशा है यह मिडिल जो फिंगर है यह दर्शाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंगूठा पूछा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए कथन के संबंध में आपको कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है।
क्षण की चुंबक क्षेत्र रेखाएं निम्न में से किसका उपयोग करके खींची जा सकती हैं? लौह चुंबकीय कंपास और एक अन्य क्षण चुंबका। तो इससे भी खींची जा सकती हैं, चुंबकीय कंपास से भी, इससे भी। लेकिन जो लकड़ी के कण है इसमें मुझे कुछ गलत हो रहा है क्या? क्या कह रहा है कि दिए गए कथन के संबंध में निम्न कथन पर विकल्प गलत कौन है, विचार करना है। तो क्या कह रहा है, क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्न का उपयोग करके खींची जा सकती है। तो बिल्कुल का जो मतलब होता है कि मतलब कि एक ही प्रजाति के जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका जो है रहन सहन कैसा है, इन उसी के अंदर ढाल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भिन्न भिन्न रहना, विविधता। ब्रायोफिलियम पौधे का कौन सा भाग जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधन जो है विकसित करता है?
बायोफ्रेलियम पौधे का कौन सा भाग इसमें पूछा है जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों को विकसित करता है? रूट्स, लीव्स, फ्लावर, ये स्टेम। तो ये जो है बायोफ्राइलम पौधे होते हैं, ये उसका कौन सा भाग होता है? तो ये होता है पत्तियाँ। जो पत्तियाँ हैं इसी के द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं। जो बायोफ्राइलम पौधे होते हैं इसके जो पत्तियाँ होती हैं इसी में बड्स होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, बड्स मतलब कि होना मतलब इसी पत्ती में होते हैं। जब यही पत्तियाँ जो है भूमि पर गिर जाती हैं तो ये बड्स जो है नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो कायिक जो जनन होती हैं यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कभी बता दूंगा उसे। पौधों में बीजाणु निर्माण प्रजनन का एक तरीका है जिससे बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणु निर्माण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अब आपको बताना है। एक कह रहा है कि बीजाणु केवल एंजियोस्पर्म के कायिक प्रवर्धन के रूप में होते हैं, तो नहीं, ये राइट नहीं होगा। यह केवल जो है एंजियोस्पर्म में कायिक प्रवर्धन के रूप में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, बीजाणु पौधों में लैंगिक प्रजनन के द्वारा बनते हैं, नहीं, लैंगिक प्रजनन के द्वारा नहीं। ध्यान रखना है, स्पोर जो होते हैं यह एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसके द्वारा बनते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन, इसलिए बी राइट नहीं होगा। बीजाणु फूलों के द्वारा बनते हैं और वे बीज में विकसित होते हैं, नहीं, फूलों के इसमें बीज फूलों के द्वारा नहीं विकसित होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी बीजाणु जो है फूलों के द्वारा नहीं बनते हैं और वे बीज में विकसित नहीं होते हैं। स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर एंड डेवलप इनटू सीड्स। तो इसमें जो है बीज होते ही नहीं है, ते भी नहीं होगा। बीजाणु फन और मांस जैसे गैर फूल वाले पौधों के द्वारा बनते हैं और वे नए पौधों में जो है विकसित हो जाते हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जो स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक फर्न एंड मॉस एंड दे डेवलप्ड इन दी न्यू प्लांट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक, कि जो बीजाणु फन और मांस जैसे गैर फूल वाले पौधों पर बनते हैं और नए पौधे को विकसित कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुकोशिकीय जीव परिपक्वता पर छोटे टुकड़ों में टूटने की जो प्रक्रिया है यह कौन सी होती है? इसमें क्या पूछा है? बहुकोशिकीय जीव में, यानी इन विच प्रोसेस डज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस अपॉन मैच्योरिटी। ये कह रहा है कि बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन यानी सी कह रहा है रीजनरेशन यानी पुनर्जनन, या सेगमेंटेशन यानी खंडन। तो बहुकोशिकीय जीव में परिपक्वता पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी विखंडन। हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, आपको बताना है। एक स्थान पर कोशिका जो है विभाजन होता है, या बीजाणु का निर्माण होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, या कोशिका द्रव का विभाजन होता है, या केंद्रक का विभाजन होता है। तो हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में जो सत्य है यही है कि यह सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट होता है, यानी एक स्थान पर कोशिका विभाजन होता है हाइड्रा में। आप लोगों को ध्यान रखना है। हाइड्रा कैसा जीव यानी जंतु है? तो यह एक जलीय जंतु है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है। हाइड्रा में एक और आप लोगों को याद रखना है कि इसमें सबसे अधिक यानी जो क्षमता होती है रिजेनरेशन की, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी पुनर्जनन की। हाइड्रा एक जलीय प्राणी है, इसमें सबसे अधिक जो क्षमता होती है रिजेनरेशन करने की होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और यह किस समूह के यानी किस संघ के अंतर्गत आता है? तो नाइजीरिया संघ के अंतर्गत आता है हाइड्रा। नेक्स्ट है, विकास के लिए पहला मौलिक कारक क्या है? आनुवंशिक विविधता है, स्वस्थ संतान है, या वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन है, या व्यक्तियों के लिए बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन एमंग इंडिविजुअल। तो विकास के लिए जो पहला जो मौलिक कारक होता है, यानी द फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन होता है जीनेटिक वेरिएशन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगन जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगन जॉन जो मेंडल है यह किस पौधे पर अपना जो है प्रयोग किए थे? तो जो मटर का पौधा है इस पर किए थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधों में लैंगिक प्रजनन का जो अंतिम उत्पाद होता है यह क्या होता है? पत्तियां होता है, बीज होता है, फूल होता है, या फ्रूट होता है? तो ये होता है बीज। ध्यान रखना है, पौधों में जब लैंगिक प्रजनन होता है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है यह होता है बीज। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? तो ये होता है 46 जोड़े। 46 जोड़े तो ऐसे भी नहीं होते हैं, तो नहीं होगा।
बचा क्या 23 जोड़े। तो इसमें नर पूछा, मतलब कि क्या पूछा है कि मानो नर जनन में, तो जनन में तो 23 जोड़े नहीं होते, ते भी नहीं राइट होगा, नहीं भी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, जब वॉशिंग सोडा को लंबे समय तक जो है गर्म वातावरण में रखा जाता है तो यह आपको बताना है कि क्या होता है। एक हरा के जल जो है अणु प्राप्त करते हैं और उनमें घुल जाते हैं। सूर्य जो है उष्मा प्राप्त करता है, सूर्य से उष्मा प्राप्त करता है और यह सूखा हो जाता है। यह जल अणु खोकर पाउडर में बदल जाता है, या जल अणु खो देता है लेकिन क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है, आपको बताना है। तो जब वॉशिंग सोडा, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब इसे गर्म किया जाता है, गर्म वातावरण में रखा जाता है, तो यह जो है सूर्य के उष्मा से प्राप्त होता है। मतलब कि जब सूर्य इसे जब वॉशिंग सोडा को लंबे समय तक गर्म वातावरण में रखा जाता है तो इसके जो जल अणु होते हैं यह अलग हो जाते हैं और इसका जो है पाउडर फॉर्म बन जाता है, जिसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, यह होता है सोडियम कार्बोन Na2CO3 × 10H2O। लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, आप लोग ध्यान मैनेज कर लीजिएगा, इसमें लिखने में ही बनता है सिंपल। इसे जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही जो डेकाहाइड्रेट है यानी जो वाटर है, यह जब आप लोग गर्म करते हैं तो यह अलग हो जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी अपने जल को अणु को खो देता है और जो बचता है क्या, सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है यह एक वाइट पीपीटी यानी वाइट पाउडर होता है, यह केवल पाउडर ही बचता है, जिसे इफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जल को अणु को खो देते हैं और पाउडर के रूप में यह बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन की कौन सी जो गुणवत्ता है उसे लंबे श्रृंखलाएं और वलय बनाने की अनुमति देती हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलाउ इट टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। सह संयोजक बंध वाले जो बनाने की क्षमता होती है इसीलिए, या अन्य तत्वों के साथ स्थिर बंध बनाने की जो क्षमता होती है इसके कारण, या बहुबंध बनाने की क्षमता या एकल बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो कार्बन की जो बहुबंध बनाने की क्षमता है इसी के कारण जो है लंबे श्रृंखला और वलय बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कार्बन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। इसका जो परमाणु भार हो जाएगा यानी एटॉमिक मास जो हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा। कार्बन के 3 समस्थानिक को आप लोगों को याद रखना है, C12, C13 यानी C13 और C14। जो C14 है इसका यूज जो किया जाता है कार्बन रेडियो डेटिंग में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है यह 4 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका फिलहाल तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुबंध बनाने की क्षमता। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होना किस वर्ष जो है शुरू हुई थी। इन विच ईयर डिड दी रैपिड डिप्लीनेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन। 1970, 1980, 1960 या 1950। तो ओजोन की मात्रा तेजी से कम होना शुरू हुई थी 1960 में। आप लोगों को ध्यान रखना है। ओजोन का फार्मूला होता है O3। थोड़ा सा ओजोन के बारे में जान लेते हैं। तो जो ओजोन है यह सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरण है यानी अल्ट्रावायलेट रेज है, इससे हमारी या हम कह सकते हैं सभी जीव जंतुओं की रक्षा करता है। यह कहाँ पर पाई जाती है, तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे भी याद रखना है आप लोगों को। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि जो ओजोन की मात्रा कम हो रही है, इसी को ध्यान रखते हुए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। यह कहाँ पर है, कनाडा में। और यह किसके कारण सबसे कम हो रही है, तो हो रहा था CFC जो कार्बन फ्लोरोकार्बन है, इसी के कारण आप लोगों को ध्यान रखना है। जो CFC है इसी गैस के कारण जो है यह कार्बन जो ओजोन है सबसे कम हो रही थी, यह हानि पहुंचा रही थी CFC। इसी को बंद करने के लिए हम प्रोटोकॉल आया था। ये जो है रेफ्रिजरेटर AC में पाई जाती है CFC, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980। निम्न में से कौन सा जो है समजातीय श्रेणी नहीं है, आपको बताना है। एक अगर है CH4, C2H6, C3H8, C4H10। तो बिल्कुल यह है, यह किसका है, यह है CnH2n+2 यानी यह एल्केन का है।
तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ है समझाती श्रेणी C2H4 C3H6 C4H8 C5, ये दुगुना हो रहा है CnH2n, ये जो है एल्कीन का है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। C4 C2H5 नहीं, ये नहीं हो रहा है, ये जो है समझाती श्रेणी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ये एल्कोहल का है, बिल्कुल इसमें बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यह जो है समझाती श्रेणी नहीं है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर क्या है आपको बताना है। बेकिंग पाउडर जो होता है यह बेकिंग सोडा प्लस जो टार्टरिक एसिड है इसका मिक्सर होता है, ये आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है। जो बेकिंग पाउडर है यह बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है। बेकिंग जो सोडा है यह जो है थोड़ा कड़वा होता है, कड़वा, इसी को जो कड़वाहट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें जो है टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। तो जब इसे मिला दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, बेकिंग पाउडर। इसका जो फार्मूला होता है सोडियम NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका जो उपयोग किया जाता है जैसे कि ब्रेड को फुलाने के लिए, रोटी को फुलाने के लिए, केक में किया जाता है, इन सभी में जो है यूज मतलब किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये कह रहा है कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, नहीं है, उल्टा हो गया। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। जो बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विविस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं यह सामान्यतः जो है कहाँ पर होती हैं, ये आपको बताना है। यह होती है जलीय विलयन में, गैसीय अवस्था में, सभी तीनों अवस्थाओं में होती है, ठोस में होती है। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यह जनरली होती हैं जो एक्वस सॉल्यूशन है, यही में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी जलीय विलयन में होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब जस्ता यानी जिंक को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या करता है तो क्या होता है। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl व्हाट हैपन। तो यानी जिंक को जब आप लोग HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या घटित होता है। तो यह जो है जिंक हाइड्रोजन से मतलब कि जो रिएक्टिव जो वो है श्रेणी उसमें जो है अधिक मतलब कि रिएक्शन वाला होता है, तो इसे रिप्लेस कर देगा। तो बना क्या लेगा, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है जिंक क्या कर रहा है, पहले 2 पॉजिटिव था, यहाँ पे जब इसे दे दिया यानी अक्सीकृत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जस्ता हाइड्रो जो नहीं जस्ता अपचयित नहीं होगा, यानी जस्ता जो है अक्सीकृत हो रहा है, तो बिल्कुल सही राइट हो जाएगा। जस्ता जो है अक्सीकृत हो रहा है, जबकि जो हाइड्रोजन है यह अपचयित हो रहा है यानी रिड्यूस्ड हो रहा है। तो करेक्ट आंसर फिलहाल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जस्ता का एक टुकड़ा 3 अलग अलग विलयनों में रखा जाता है, वह कौन कौन से विलयन है। जैसे कि फर्स्ट है लेड नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट हुआ और सिल्वर नाइट्रेट। जस्ता आपको बताना है कि किस विलयन से धातु को जो है विस्थापित करेगा। तो आप लोगों को रिएक्शन जो श्रेणी है इसे याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि सबसे अधिक किसका होता है, तो पोटेशियम का होता है, उसके बाद सोडियम का होता है, पुनः कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, इसी प्रकार होता चला जाता है। सबसे कम होता है AU का। तो इसमें जो है जिंक जो है यह लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, तो जो यह जिंक है यह लेड नाइट्रेट और जो सिल्वर नाइट्रेट है इसे तो जो विस्थापित कर देगा, क्योंकि जो जस्ता यानी जिंक जो है यह जो रिएक्टिव ज़्यादा होता है जिंक लेड और सिल्वर से, तो इसे तो मतलब कि लेड और सिल्वर को रिप्लेस करेगा, एल्युमिनियम सल्फेट को नहीं। तो लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, केवल सिल्वर नाइट्रेट, एल्युमिनियम को तो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट को जो है जिंक विस्थापित कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है। साल्वे प्रक्रिया कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है, हेबर प्रक्रिया कहा जाता है, या संपर्क प्रक्रिया यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका जो फार्मूला होता है NaOH, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके जो तैयार करने की प्रक्रिया होती है यह होती है क्लोर क्षार प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग जो है
साबुन बनाने में, कपड़ा उद्योग में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु नम हवा में संचारित होने की सबसे कम संभावना रखती है? तो जो रिएक्टिव श्रेणी है उसे आप लोगों को जरूर याद रखना है। ठीक, तो सबसे कम इसमें देख लेते हैं। तो सब जस्ता, जिंक यानी जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो फिलहाल बहुत ज़्यादा होगा। आयरन, जिंक देख लेते हैं। इसमें क्या है? कापर। तो कापर ही सबसे कम लास्ट में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि जो कापर धातु है नम हवा से संचारित होने की सबसे कम संभावना रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म कोण कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि क्वेश्चन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।